नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। क्या कोरोना के टीकाकरण में निजी अस्पताल दिलचस्पी नहीं ले रहे? ये तय हुआ था कि 25% टीके निजी अस्पताल खरीदेंगे, लेकिन निजी अस्पताल अपने हिस्से का आधा टीका ही खरीद रहे हैं। लगभग हर राज्य में यही स्थिति है, किसी ने अपना पूरा कोटा नहीं लिया है। सरकारी टीका केंद्रों में टीका लगवाने वालों के लिए भीड़ के नजारे आम हैं, लेकिन क्या प्राइवेट अस्पतालों को टीकाकरण कम मुनाफे और ज्यादा परेशानी का काम लग रहा है? वे 25% टीकों का अपना पूरा कोटा क्यों नहीं खरीद रहे? महज 12% टीका ही ये अस्पताल कंपनियों से खरीद रहे हैं। अलग अलग राज्यों के निजी अस्पतालों द्वारा टीके की खरीद 10 से 23% के बीच है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के निजी अस्पताल करीब 22 से 23% टीका खरीद रहे हैं, जबकि उड़ीसा, बिहार, झारखंड सरीखे राज्यों के निजी अस्पताल 10 से 12% टीका ही ले रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने निजी अस्पतालों में टीके की कम खरीद को लेकर कुछ एक मौकों पर राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है। उधर प्राइवेट हेल्थ सेक्टर का कहना है कि पहले निजी अस्पतालों को टीका खरीदने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जो पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट था कि आप 3000 डोजेस से कम नहीं ले सकते, अब उसको हटा दिया गया। अब हम 600 डोजेस भी ले सकते हैं थ्रू दी कोविन। सरकार को उम्मीद है कि टीकाकरण के इस अभियान में निजी क्षेत्र की भूमिका काफी अहम होगी, लेकिन अभी तक टीकाकरण की बड़ी मुहिम सरकारी अस्पतालों के भरोसे ही चली है। निजी अस्पताल को लेकर नीति बनी जरूर, पर सोच के हिसाब से वो सफलता मिली नहीं। पर अच्छी बात है कि जो टीका निजी अस्पताल ले नहीं रहे, सरकार उसको खुद खरीद रही है ताकि टीकाकरण की रफ्तार बरकरार रहे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और सरकार ने लोकसभा में टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल पेश कर दिया है, जिसके तहत रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यानी कि किसी भी पुरानी तारीख से टैक्स नहीं लगाया जा सकता। 2012 में मनमोहन सरकार के समय रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स बिल आया था, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ। केन्स और वोडाफोन जैसी कंपनियों ने इसके खिलाफ मुकदमा भी किया। और खास बात यह है कि इस प्रस्तावित कानून में यह भी कहा गया है कि 2012 के कानून के तहत भुगतान की गई कोई राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकती है। सरकार के मुताबिक भारत ने 8,000 करोड़ रुपए इस कानून के तहत वसूल किए हैं, जो उसे लौटाने होंगे। तो इस नए प्रस्तावित कानून का जरूर असर होगा। इससे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में राजस्व सचिव तरुण बजाज से बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। सरकार ने लोकसभा में टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक, टैक्स रिफॉर्म की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल। मेरे साथ तरुण बजाज हैं, राजस्व सचिव। पहला सवाल यह है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। केन केस में, वोडाफोन केस में ये विवाद हुआ था, इसको सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहल है और जैसा कि मैं इस बात को जोर दे के कहूँगा कि ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी कि वो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन में बिलीव नहीं करती है, और वो जो 2014 में अरुण जेटली जी ने कहा था और जिसको बार बार दोहराया उन्होंने 15, 16 और 17 में, उसी बात को कायम रखते हुए अब जब आर्बिट्रेशन केसेस के फैसले आ गए हैं और लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं, तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। और गवर्नमेंट ने ये स्टेप इसलिए लिया है ताकि इन्वेस्टर कम्युनिटी को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के लिए एक मैसेज जाएगा कि वो एक स्टेबल टैक्स रेजीम में बिलीव करती है, और ये एक बहुत अच्छा मैसेज इस टाइम पे जाएगा। और एक इसमें कट ऑफ डेट भी है सर, 28 मई 2012। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि वो जो अमेंडमेंट आया था वो 28/5/2012 को आया था, जो कि यूपीए सरकार में आया था। तो उसका ये है कि उस अमेंडमेंट, जो क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट था, उसके तहत जो डिमांड रेज की गई, चाहे उसके पहले रेज की गई या उसके बाद रेज की गई, वो सारी नलीफाई हो जाएगी। तो इसका महत्व यही है कि वो उस दिन वो रिट्रोस्पेक्टिव क्लैरिफिकेशन लॉ में आया था। जी, कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटी भी होगी सरकार के पास जब ये कानून बन जाएगा तो? हमने जो इसमें जो कानून में जो प्रस्ताव है वो ये है कि जितना पैसा प्रिंसिपल के रूप में हमें सरकार को मिला है वो उनको लौटा दिया जाएगा। शर्त ये होगी कि वो जो भी शर्तें हम उसमें डालेंगे
और वो एक अंडरटेकिंग जो देंगे उसके बेसिस पर केवल प्रिंसिपल अमाउंट उनको लौटाया जाएगा, जो कि टोटल अमाउंट लगभग 8,000 करोड़ के करीब होगा। एक आखिरी सवाल सर, इस तरह के कितने मामले, कोई आकलन किया आपने कि कितने ऐसे केसेस हैं जिनको एड्रेस करने में आपको मदद मिलेगी जब ये कानून बन जाएगा? अभी जो हमारी नज़र में है वो लगभग 17 ऐसे केसेस हैं, लेकिन जो अमाउंट हमने रिकवर किया है वो केवल 4 केसेस में ही किया है, जो कि लगभग 8,000 करोड़ है। तो इसमें यह भी प्रावधान है कि जो बाकी केसेस हैं अगर वो भी हमारी शर्तों को मान लेते हैं तो वो जो डिमांड रेज की है वो भी नलीफाई हो जाएगी। एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तरुण बजाज। तो दिल्ली से संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और आज कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे हो गए हैं। इसके विरोध में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों ने काली पट्टी बांधकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल की जानी चाहिए, क्योंकि ये फैसला संविधान को कुचल कर किया गया है। साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसन मसूदी साहब, आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, विरोध किस लिए है सर? विरोध ये है कि सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ये देखिए, हमने ज्वाइन किया था, हम हिस्सा हैं मुल्क का, कुछ एश्योरेंसेस पर, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज पर, उनको यूनिलैटरली रिवोक किया गया और वो भी असंवैधानिक तरीके से आइन को रोंदा गया, असॉल्ट किया गया आइन पर। हम आइन के साथ हैं। ये हमारी जो जिद्दजाहद वहाँ पर है, ये जो भारतीय आइन की सरदारी के लिए है, उसकी मजेस्टी के लिए है। तो वो जो लिया गया, वो छीना गया, वो वापस दिया जाए, फिर ही सामान्य होंगे हालात। तो अभी देखिए 2 साल के बाद भी अनसर्टेनिटी है, आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं ला सकते हैं। तो ये जो आपने किया, ये एक मिसएडवेंचर साबित हुआ। सरकार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि हालात ठीक हो गए, क्या आप मान रहे हैं कि हालात ठीक हुए हैं? नहीं, वहाँ हालात ठीक नहीं है, बिल्कुल हालात गलत तौर पर हैं और वहाँ के लोग इससे मुतमईन नहीं हैं जैसे कि वहाँ हालात चल रहे हैं। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सर? अब क्या चाह रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि जो 5 अगस्त की जो पोजीशन है उसको रिस्टोर किया जाएगा मन-अन, तभी वहाँ के हालात ठीक हो सकते हैं। हो सकते हैं। हाँ। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद, जिनका ये कहना है कि जो पहले के जो हालात है वो जम्मू कश्मीर में बहाल किया जाए, तभी वहाँ के हालात बेहतर हो पाएंगे। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और रोहतक में आज पुलिस वाले और किसान आमने सामने आ गए। दोनों के बीच धक्का मुक्की भी हुई और दरअसल बीजेपी के कार्यक्रम में किसान विरोध जताने के लिए पहुंच गए। पुलिस ने उनको वहां से हटाना चाहा, इसी में दोनों के बीच टकराव हुआ। तो ये रोहतक की तस्वीरें थी, जहां पर किसान और पुलिस वालों में टकराव हुआ। और मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर और चंबल के इलाके में बारिश ने मुसीबत खड़ा कर दिया है। बांधों के गेट खोलने की वजह से सिंध और सीप नदी ने भारी तबाही मचाई है। ये हालत है कि 2 दिनों में 6 पुल गिर चुके हैं, जिनमें से 4 का निर्माण पिछले 10-11 सालों में ही हुआ था। सरकार ने इस मामले में जांच के लिए कमेटी बनाई है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की है। मंगलवार को सिंध नदी के तेज पानी में रतनगढ़ वाली माता मंदिर का पुल टूटा। बुधवार को दतिया जिले में सिंध नदी पर बना सेवढ़ा पुल बह गया। 3 दिनों में भारी बारिश में मध्य प्रदेश में 33 करोड़ 55 लाख रुपए के पुल बह गए। रतनगढ़ बसई का पुल 2010 में बना था, लागत थी 5 करोड़ 90 लाख। इंदरगढ़ पिछौर का पुल 2013 में बना, लागत थी 10 करोड़। दतिया सेवढ़ा पर 1982 में पुल बना, लेकिन लागत का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। श्योपुर जिले में गिरधरपुर मानपुर में 1985 में पुल बना, इसका भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। श्योपुर बड़ौदा पर 2013 में पुल बना, लागत आई 3 करोड़ 94 लाख रुपए। भिंड के गोरई अडोखर में तो 2017 में 13 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से पुल बना था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चाहते हैं पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, जिम्मेदारी तय हो। सरकार ने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की अध्यक्षता में जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है, जिसे 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी है। पुल जो टूटे हैं या सड़कें टूटी हैं, उनका भी हम ये सर्वे करा रहे हैं। इंजीनियरों की कमेटी बनाई, क्या इसमें कोई डिजाइन में गलती थी या फिर
कहीं कोई गुणवत्ता में कमी थी, इसका भी हम सर्वे करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना जिलों के कुल 1225 गांव प्रभावित हैं। अब तक श्योपुर जिले के 32 गांव से 1500 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। इसी प्रकार शिवपुरी के 90 गांव से 2000 और दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड के 240 गांव से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और बीएसएफ ने मिलकर लगभग 5950 लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता प्राप्त की है। ये स्थिति एक परिवार के सामने नहीं है। आप देख सकते हैं सारा सामान यहाँ पर खत्म हो चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जी बचाए भाई साहब के में जीना में घुस गए, बरबटिया आदमी ने जलिया के कोले और भैंस 2 बैग। नुकसान बहुत व्यापक हुआ है। 132 kV के सब स्टेशन हमारे पूरे के पूरे साफ हो गए, ट्रांसफार्मर जल गए, खंभे उखड़ गए, बहुत व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। और सड़क पुल पुलिया बाकी देखे तो हजारों करोड़ रुपए का नुकसान है इंफ्रास्ट्रक्चर का, बाकी निजी नुकसान अलग है। लगभग 30 वर्षों में ऐसी बाढ़ हम लोगों ने नहीं देखी जो आई है। चंबल में, सिंध में, क्वारी नदी में भारी बाढ़ आई है और सैकड़ों गांव डूब गए, सैकड़ों लोग लापता है। आज सदन में मांग की है कि सदन के नेता इस पूरे मसले को लेकर सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए, तत्काल सेंट्रल टीम भेजना चाहिए और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। जानकार बताते हैं कि जितने भी बड़े पुलों का निर्माण होता है उसका डिजाइन तैयार करने से पहले वहां 100 साल में आई बाढ़ के रिकॉर्ड का आकलन किया जाता है। बाढ़ के उच्चतम अनुमानित स्तर का आकलन कर एक वर्टिकल गैप बनाया जाता है। बावजूद इसके अगर 10 साल में ही पुल बहने लगे तो समझना चाहिए कि नियमों को कहां रखा गया और जनता के पैसों को कहां बहाया गया। नई दिल्ली में अपने सहयोगी हिमांशु और शिवपुरी से अतुल गौर के साथ भोपाल में अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।